अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एटी लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारा टॉपिक है इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्रॉनिक पेनिंग मॉडल, इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। क्रॉनिक पेनिंग मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब वो कहीं से बैरियर से गुजरता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव मास। तो जो उसका मैस होगा या जो उसने मैस लिया होगा, एक्वायर किया होगा, उससे कहेंगे इफेक्टिव मैस। इट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन थ्रू पीरियोडिक पोटेंशियल। इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा पीरियोडिक पोटेंशियल के साथ, द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव मैस। तो उसके मैस को फिर हम क्या कहेंगे? इफेक्टिव मैस है। इलेक्ट्रॉन के मैस को इलेक्टिव मैस कहेंगे, इफेक्टिव मैस कहेंगे। नाउ कैलकुलेट द डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एम एंड चार्ज ई। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन एम है, चार्ज ई है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए हम पढ़ चुके हैं वैसे पहले। इसको नंबर एक क्वेश्चन कहेंगे तो एम ई स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया है। एम ई स्टार का मतलब मैस ऑफ इफेक्टिव मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इफेक्टिव मैस, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एम ई स्टार इफेक्टिव मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। देन द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। तो अगर ये इफेक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से या इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उसकी वेलोसिटी को कहेंगे ग्रुप वेलोसिटी। तो v इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी के इक्वल है वी जी। ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू डी डब्ल्यू डी ओमेगा है, बल्कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होते हैं ना, तो डी ओमेगा ओवर डी के। तो ओमेगा का रिलेशन यहाँ से हम निकाल लेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है और ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो फिर ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। यहाँ से हम ये न्यू की जगह पे पुट करेंगे, तो ये एच इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एच ई ओवर एच। तो यहाँ पुट कर देंगे न्यू की जगह पे ई ओवर एच। और 2 पाई ओवर एच इक्वल टू एच कट के इक्वल होता है। एच कट के इक्वल होता है 2 पाई ओवर एच। तो वो यहाँ पुट कर देंगे 2 पाई ओवर एच। तो ये हो जाएगा जब ओमेगा इज इक्वल टू ई ओवर एच कट। तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमने यहाँ पुट करनी है। फिर ओमेगा इक्वल टू ई ओवर एच कट यहाँ पुट कर दें। फिर वो वी जी में डी ओवर डी के अलग कर दिया, ओमेगा की जगह मैंने पुट कर दिया क्या? ई ओवर एच कट। इसको एच कट कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये प्लैंक कांस्टेंट से निकला है, कांस्टेंट है। तो ये एच 1 ओवर एच कट साइड पे कर लिया हमने। डी ओवर डी के को अंदर ई के साथ लिख दिया, डी ओवर डी के इंटू ई। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्लियर है, यहाँ समझ आ गया। यानी ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा ओवर डी के है, तो ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ये 2 पाई न्यू होती है, हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी है। और ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाल लें, ई ओवर एच। तो ये पुट की जब इसमें, तो 2 पाई ओवर एच, एच कट के इक्वल होता है, तो ये एच कट पुट कर दिया। एच कट कांस्टेंट है, ये साइड पे कर लेंगे। तो फिर डी ओवर डी के इसके साथ ई के साथ लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? एच इज कांस्टेंट। डिफ्रेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको फिर टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दें, एक्सेलरेशन बन जाएगा फिर। तो ये वी जी ओवर टी टी, डी ओवर डी टी हो जाएगा, डी वी ओवर डी टी हो जाएगा, तो ए के इक्वल हो जाएगा ए। और इधर से जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ओवर डी टी 1 ओवर एच डी ई ओवर डी के। ए इक्वल टू 1 ओवर एच कट डी ओवर डी टी और डी ई ओवर डी के। एक्सचेंज ये विद रिस्पेक्ट टू जो है इसको एक्सचेंज कर लें। डी टी अंदर ले जाए, डी के को बाहर ले आए। तो एक्सचेंज द विद रिस्पेक्ट टर्म्स अलग कर ली हमने, चेंज कर दी। डी के बाहर डी टी अंदर आ गया, डी और डी टी हो गया, डी और डी के अलग हो गया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे चेंजिंग, इसमें अपनी तरफ से हम डी के से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डी के से डिवाइड भी कर देंगे। ये डी ओवर डी टी वही है, डी ई ओवर डी टी ये वही है। डी के से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डी के से डिवाइड भी कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी या एच ओवर एम वी होता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी मोमेंटम है ना, इसलिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी है और के इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा। ये वेव वेक्टर है, ये आपने याद रखना है। के इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा है, ये वेव वेक्टर। पुट दिस वैल्यू इन अबव एक्सप्रेशन। ये के की वैल्यू, ये यहाँ से लैम्डा निकाल लें, बल्कि लैम्डा निकाल के ये
2 पाई/k पुट करना है हमने यहाँ पे 2 पाई/k। तो 2 पाई/k ये क्लियर हो गया, यहाँ से समझ आएगा नहीं। वेव वेक्टर क्या होता है, 2 पाई/λ होता है। तो यहाँ से लैम्डा इधर आ जाएगा, k इधर आ जाएगा, तो 2 पाई/k है वो यहाँ पुट करना है हमने 2 पाई/k यहाँ आ गया। देखें 2 पाई/k h/p। तो यहाँ से p निकाल लें, p की वैल्यू, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये h/2 पाई k। कैसे आया, p इधर आ जाएगा तो ये सारे के सारा इधर आ जाएगा, यानी कि उल्ट हो जाएगा, 2 पाई नीचे चला जाएगा, k ऊपर चला जाएगा, h/2 पाई k। और h/2 पाई मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि ये h कट के इक्वल है, h कट के इक्वल, यहाँ h कट आ जाएगा, p इक्वल टू h कट के। ये p ये क्या है, मोमेंटम p इक्वल टू h कट के। ये जो p हमने निकला है h कट के, ये है मोमेंटम इन टर्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसको कहते हैं मोमेंटम इन टर्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, p इक्वल टू h कट के विद रिस्पेक्ट टू t। इसको डिफरेंशिएट किया dp/dt d/dt h कट के। तो ये dp चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फोर्स के इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स है। और d ये इसका फार्मूला लिखा मैंने, तो ये f इज इक्वल टू h कट, ये डी के, ये कोई कॉन्स्टेंट है तो dk/dt हो गया। ये h कट मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो dk/dt की वैल्यू हमारी निकल आई, dk/dt ये हमने पुट करनी है। पुट दिस वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3, पीछे था ना dk/dt, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये था, ये dk/dt था, ये इस क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है वो वैल्यू, कौन सी वाली, जब भी निकली h कट ओवर f/h कट, ये पुट कर दें इसमें। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या बन जाएगी फिर, 1/h कट पहले ही था, d/dk भी पहले बाहर ही था, तो de/dk इंटू ये यहाँ पे था dk/dt था, उसकी जगह पुट कर दिया f/h कट, तो ए बन गया। तो ये इसको हम इकट्ठा करें तो h और h कट का स्क्वायर हो गया। उसके अलावा ये डी ई और ये डी और डी स्क्वायर हो जाएगा और डी के स्क्वायर हो गया, तो f/h स्क्वायर h कट स्क्वायर डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर ई और डी के स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, दिस इज एक्सेलरेशन। नाउ रीअरेंज अबाउट एक्सप्रेशन, इसको रीअरेंज करें, इसमें से f निकाल लें आप, ये h इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जब इसको ये h डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई कराया और f मल्टीप्लाई डिवाइड था मल्टीप्लाई कराया, तो f हम निकालना है हमने, ये डी स्क्वायर ई ओवर डी के स्क्वायर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हुआ, तो ये बन गया एक्सप्रेशन, f इज इक्वल टू h कट स्क्वायर ओवर ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन डी स्क्वायर ई और डी के स्क्वायर इंटू ए। अब ये पूरा किसके इक्वल है, अब पढ़ा है ना हमने, f इज इक्वल टू एम ए पढ़ा है, एम ए पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा था, क्वेश्चन 1 थी ना ये, तो ये देखें ये भी f है, ये a है, ये दरम्यान वाला क्या है, फिर ये m है, फिर इसी को अफेक्टिव मास कहेंगे हम। ये मैं अफेक्टिव मास का फॉर्मूला कंपेयर करेंगे तो नाउ सी f इज इक्वल टू ये सारा आ गया। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, f इज इक्वल टू अफेक्टिव मास m स्टार ई ए, तो m इसके f इज इक्वल टू m में होता है। हेयर m इज ए मास ऑफ बॉडी विच इज मूविंग एज सेम above expression gives information about mass or effective mass of electron which is moving। यहाँ पर भी वही है, जो बॉडी मूव कर रही है तो ये मैस ही है। फिर कंपेयर 1 और 5 होता है, फिर एम ई स्टार क्या बन जाएगा, एच कट स्क्वायर ओवर डी ई स्क्वायर ओवर डी के स्क्वायर, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये कंपेयर करने से यही बनता है, ये इफेक्टिव मैस है। तो यहाँ से फिर दोबारा अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे, तो क्योंकि मैस जो है ना वो कभी इंक्रीज़ होगा, कभी डिक्रीज़ होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी ज़ीरो होगा, कभी इन्फिनिटी होगा, तो उसके बारे में हम यहाँ से कॉन्सेप्ट लेंगे होल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, होल क्या होता है, होल कैसे आता है, होल कैसे प्रोड्यूस होता है, होल है क्या चीज़। तो ये ग्राफ से पता चलता है। इफ़ वी प्लॉट, यहाँ अगर हम ग्राफ ड्रा करें, इसमें वी जी और के के दरमियान ग्राफ ड्रा करें, तो ये इफ़ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी जी एंड के, सिंस वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन अप टू अ सर्टेन पॉइंट इंक्रीज, कुछ पॉइंट पे ये देखें वेलोसिटी पहले इंक्रीज़ होती है, देखें इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ भी हो रही है। इसी तरह इधर से देखें डिक्रीज़ हो रही है, फिर इंक्रीज़ हो रही है, ये पॉजिटिव पे भी हो रही है इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़ हो रही है, फिर इधर भी पॉजिटिव, यहाँ पे कांस्टेंट होती है, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है। इस पॉइंट को जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है उसको के नॉट से रिप्रेजेंट किया है, के नॉट से, और के नॉट क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। के नॉट क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये दोनों तरफ है, वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे,
ये है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यहाँ तक ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग है, यहाँ से डिक्रीज हो रही है, लेकिन इस पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। इस पॉइंट का नाम क्या है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। अप टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेलोसिटी इंक्रीज एंड एट के नॉट इट बिकम कांस्टेंट एंड देन डिक्रीज। वही बात है, यहाँ से इंक्रीज हो रही है, यहाँ कांस्टेंट होगी, फिर यहाँ डिक्रीज हो रही है। अकॉर्डिंग टू क्रॉनिक पेनिंग मॉडल, अब क्रॉनिक पेनिंग मॉडल अगर हम पढ़ें तो ये देखें, ये अगर ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट पॉइंट है, 3 लेटेस्ट पॉइंट लिए, वैसे में ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो ये यहाँ पे दरमियान में पोटेंशियल जो है वो मिनिमम है, ये दरमियान में पोटेंशियल मैक्सिमम है, बाहर एट पॉइंट इट मूव फ्रीली, पोटेंशियल इज मिनिमम, इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव बिकॉज पोटेंशियल इज मैक्सिमम। यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है। तो यहाँ पे तो वो मूव कर लेगा, इधर और इधर मूव कर लेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मूव कर लेगा, लेकिन यहाँ पे वो उसको मूव करना थोड़ा कम हो जाएगा, या फिर फ्रीली मूव नहीं कर सकता। तो ये देखिए, लेकिन है पीरियोडिक, ये बिल्कुल सेम, इनका फासला सेम है, इनके ये जो लेटेस्ट पॉइंट है इनका फासला सेम है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इसका मूवमेंट इसकी ज़्यादा होगी, फिर यहाँ कम हो जाएगी, फिर ज़्यादा होगी, फिर कम हो जाएगी, फिर ज़्यादा, ये पीरियोडिक पोटेंशियल है। यानी पहले इंक्रीज़ हो रही है, फिर यानी कि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, ये ऐसे इंक्रीज़ डिक्रीज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ ऐसे होगी। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसके लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल मूवमेंट ज़्यादा है, और क्योंकि इसका पोटेंशियल कम है, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसकी मूवमेंट कम है, फ्रीली मूव नहीं कर सकता। इट मीन इट्स मूवमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इसका मतलब इसकी जो मूवमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे फ्री नहीं है ये, और लेकिन इसके वो लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी मूवमेंट फ्री है, और उसके इन बिटवीन मूवमेंट फ्री नहीं है। इट इज़ अल्टरनेट बिहेवियर, पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो अप टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर देखें तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, मैंने बताया था, ये देखें वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इन्फ्लेक्शन के आगे जाके कांस्टेंट होती है, इन्फ्लेक्शन से नीचे इंक्रीज़ हो रही है, फिर आगे डिक्रीज़ हो रही है। तो फिर जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो ज़ाहिर है एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होगा, तो फिर मैस पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग में मैस पॉजिटिव, कोई भी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसमें पॉजिटिविटी होती है, मैस पॉजिटिव। अगर ये समझ नहीं आया तो फिर ये एक फार्मूला है, डिफरेंशिएट टर्म करें अगर, डिफरेंशिएट ऑफ इंक्रीजिंग टर्म, अगर इंक्रीजिंग टर्म को डिफरेंशिएट करें तो वो पॉजिटिव आंसर देते होते हैं, लेकिन अगर डिक्रीजिंग टर्म को करें तो वो नेगेटिव आंसर देते हैं। एग्जांपल ये है, साइन थीटा ये इंक्रीजिंग टर्म है, इसको अगर डिफरेंशिएट करूँ तो कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है पॉजिटिव, लेकिन अगर कॉस को ये डिक्रीजिंग टर्म है, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ तो इसका साइन जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस होगा, नेगेटिव होगा। तो इंक्रीजिंग टर्म, ये डिक्रीजिंग टर्म है, इंक्रीजिंग टर्म का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, डिक्रीजिंग का क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब कि अगर यही फार्मूला उधर लगाएं तो इंक्रीजिंग टर्म है तो इसमें मैथ जो है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा मैथ, पॉजिटिव मैथ होगा जब इंक्रीज़ होगी। लेकिन जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंचेगी तो वहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे यहाँ तो मैथ कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो फिर वो ज़ीरो होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो। जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही ज़ीरो हो गया तो फिर जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो लेंगे तो ये टर्म डिवाइड है, डिवाइज़र है, ये डी स्केयर ई ओवर डी के स्केयर एक्सप्रेशन के अंदर डिवाइज़र है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिवाइड हो रही है। तो जब ये टर्म डिवाइज़र में आती है, ये देखें, एच कट स्केयर ओवर डी स्केयर ई ओवर डी के स्केयर, डिवाइज़र है, डिवाइड में डिवाइज़र ज़ीरो आ रहा है। जब डिवाइज़र ज़ीरो हो तो फिर आंसर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, समथिंग ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है? मास जब डिवाइड हो रहा है ज़ीरो पे तो फिर आंसर इन्फिनिटी, मैस इन्फिनिटी हो गया, समथिंग डिवाइड बाई ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर हो गया? यानी पहले मास इंक्रीज़ हो रहा था, अब मैस इन्फिनिटी हो गया। मास पहले पॉजिटिव था, अब मैस इंक्रीज़ हो रहा था, पॉजिटिव था, अब मैस इन्फिनिटी पे चला गया। अब वापस चलें, कांस्टेंट से नीचे चलें, ये यानी कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट से नीचे चलें, के नॉट से नीचे चलेंगे तो फिर क्या होगा? वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग, वेलोसिटी कम हो रही है, यहाँ ज़्यादा हो रही थी, यहाँ कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। डिक्रीजिंग टर्म का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है,
डिक्रीजिंग टर्म का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो जब डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो एम स्टार इज नेगेटिव। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव शो हो रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव की भी समझ आती है, इन्फिनिटी की भी समझ आती है। पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी समझ आता है, पॉजिटिव भी समझ आता है, इन्फिनिटी भी समझ आता है, लेकिन नेगेटिव कैसे, मैस नेगेटिव कैसे? नाउ वी कंक्लूड दैट इफेक्टिव मैस इलेक्ट्रॉन समटाइम पॉजिटिव, समटाइम इन्फिनिटी, समटाइम नेगेटिव। पॉजिटिव इन्फिनिटी आर अंडरस्टैंड बट नेगेटिव मैस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेगेटिव मैस को समझना, मैस को समझना मुश्किल है। क्या करेंगे हम इसके समझने के लिए? ये एक फार्मूला, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक टब है, इसके अंदर पानी डाला हुआ है, इसके अंदर आप बर्फ़ डालें। अगर बर्फ़ डालें तो बर्फ़ को अगर ऊपर से पुश करें, धक्का दें, तो ये नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। तो ये इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन भी इधर है और इसकी मूवमेंट भी इधर ही है, तो इसका मैस पॉजिटिव होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ये रुकेगी नहीं वहाँ पे, वापस ऊपर आ जाएगी। ऊपर आएगी, फोर्स ऊपर से लग रही थी लेकिन डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो गई। तो मैस इसका, यानी कि फोर्स ऊपर से नीचे है और ये इसकी मूवमेंट ऊपर है, तो इसका फिर यहाँ पे मैस क्या होगा? यहाँ पे मैस नेगेटिव कंसीडर होगा इसका। इसको कहते हैं नेगेटिव मैस। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट इन फोर्स जा रहा है। तो जो चीज़ फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे उसका मैस नेगेटिव कंसीडर होता है। तो फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द मैस जो है ना वो अपोजिट है। मैस इज positive if opposite mass is positive if opposite mass is negative। बात समझ आती है कि फोर्स एंड डायरेक्शन सेम, अगर फोर्स और डायरेक्शन सेम हो तो मैस पॉजिटिव होगा। ये यहाँ तक ऐसे मैस इज पॉजिटिव, कि फोर्स और डायरेक्शन सेम हो मैस पॉजिटिव होगा। ये सेंटेंस यहाँ खत्म हो जाता है। दूसरा, इफ पॉजिटिव mass is negative if opposite क्या? force and movement, if force and movement, if force and movement are opposite मैस नेगेटिव, फिर मैस नेगेटिव हो गई। ये क्लियर हो गया, समझ आ गया कि वो जो आइस है, आइस क्यूब को जब हमने ऊपर से पुश किया तो वो नीचे चला गया। तो यहाँ फोर्स और उसकी मूवमेंट बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मैस पॉजिटिव कंसीडर होगा। लेकिन वो रुकेगा नहीं वहाँ पे, वो वापस आएगा। वो उसी तरह बिल्कुल वेलोसिटी की तरह ऊपर वापस आएगा। तो फोर्स तो ऊपर से नीचे की तरफ थी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो मैस नेगेटिव कंसीडर हो गया। अब इसको अब हम दोबारा इसमें लेके आते हैं फार्मूले को। तो यहाँ समझने वाली बात है कि इफ अपोजिट मैस नेगेटिव, सो इफ इन एनी मेटल मैस इज मूविंग, इधर से फोर्स लगाई है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, इधर से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इधर से फोर्स लगाई है, तो इधर ही मूवमेंट अगर होना शुरू हो गई है तो फोर्स की डायरेक्शन में, तो मैस इज मूविंग अलोंग फोर्स, मैस पॉजिटिव होगा। फिर ये कोई मेटल है, कोई इस तरह का मटेरियल है, ये हमने लिया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इधर फोर्स लगाई है इलेक्ट्रॉन पे, तो ये इस तरफ ही मूव हो गया, तो फिर ये मैस पॉजिटिव होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एम ई इज नेगेटिव। एम ई नेगेटिव कब होगा? विच मीन समथिंग इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ये फोर्स इधर लग रही है, इधर को मूवमेंट शुरू हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में, इधर शुरू हो जाए, तो फिर मैस नेगेटिव कंसीडर होगा। कि कोई चीज़ जो है वो फोर्स फिर भी इधर हम इस साइड पे लगा रहे हैं, लेकिन इस तरफ भी कोई चीज़ मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इट मीन्स अपोजिट चार्ज, तो इस साइड पे कोई ना कोई चीज़ फोर्स अमल कर रही है। तो इट मीन्स अपोजिट चार्ज कैरियर एग्जिस्ट। इसका मतलब कोई चीज़ है जो अपोजिट यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम फोर्स इस तरफ लगाए थे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जो है ना वो अपोजिट, कोई चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपोजिट फोर्स लग रही है, तो अपोजिट चार्ज कैरियर एग्जिस्ट एंड दीज आर होल्स। फिर उस अपोजिट चार्ज कैरियर को होल का नाम दिया गया। असल में होल क्या है? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता वहाँ पे होल होता है। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है वो होल कहलाता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कहीं से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।